जी हाँ दोस्तों, सुबह सुबह बीजेपी के लिए तगड़ा झटका, जेडीयू के लिए खुशखबरी। ओवैसी के 4 एमएलए कर रहे क्या जेडीयू ज्वाइन? तो क्या जेडीयू पहुंच जाएगी 90 पर और बीजेपी रह जाएगी 89 पर? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या बीते दिनों दोस्तों जो चर्चाएं चल रही थी कि जो बीजेपी 89 सीटें जीती हैं बिहार में और नीतीश की पार्टी 85 पर है, जल्द ही नीतीश 90 पर पहुंचेंगे और पहले नंबर की पार्टी बन जाएंगे, क्या अब होने जा रहा है? आखिर जिस खुशखबरी के आधार पर जेडीयू को नंबर 1 बताया जा रहा है, उसका आधार है क्या? तो क्या ओवैसी के 5 में से 4 विधायक नीतीश के साथ मिल रहे हैं और बीएसपी के विधायक को भी नीतीश ने पहले से सेट कर लिया? क्या वाकई एक बार फिर से ये देखने और सुनने के लिए ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सामने नीतीश कुमार अपनी पार्टी को बड़ा करने जा रहे हैं? एक तरफ तब जबकि दिल्ली के अंदर संसद में मोदी शाह ने जो कदम उठाया वो बैकफायर कर गया। दोस्तों विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं, अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें, क्योंकि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा सियासी उलटफेर की संभावनाओं के बीच बिहार से दिल्ली तक हलचल है। और ये इसलिए क्योंकि एक तरफ मोदी शाह दिल्ली में एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा कराकर अपनी भद्र पिटवा ली जिससे मोदी शाह को लगा था कि उससे बीजेपी को फायदा होगा। वंदे मातरम पर संसद में चर्चा कराकर मोदी को लगा कि बंगाल में चुनावी फाइट में आसानी होगी। मगर दोस्तों ये तो लेने के देने पड़ने जैसी स्थिति हो गई। कैसे आपको आगे बताऊंगा, मगर असली खबर बिहार से जो है, नीतीश ने जो खेला किया उसे बताते हैं। और उससे पहले दोस्तों, क्या यह महज इत्तेफाक है कि एक दिन पहले नीतीश के खास नेता केसी त्यागी ने मोदी शाह को इंडिगो के मामले पर घेरा और उसके कुछ घंटों बाद नीतीश की पार्टी में ओवैसी के विधायकों के शामिल होने की खुशखबरी नीतीश के पास आती हुई दिखी? और यह दरअसल तब जब मोदी शाह के कथित इशारे पर बंगाल में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास रखवाकर बंगाल में हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश के तौर पर एक कदम और आगे बढ़ने की कोशिश दिल्ली से कराई गई और ओवैसी की पार्टी का बंगाल में हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन कराने पर मोहर लगाया गया ताकि मुस्लिम वोट छीनकर ममता बनर्जी की उस मजबूत किले को ढाया जा सके। मगर इन सब स्थितियों में आखिर नीतीश की पार्टी सीटों के मुकाबले में बीजेपी से 1 सीट आगे निकल ही गई, ऐसा कहा जा रहा है। खबरें हैं कि 2020 की तरह ओवैसी के 5 में से 4 विधायक टूट रहे हैं। पिछली बार 5 में से 4 टूटे थे, मगर तब आरजेडी के साथ वो गए थे। मगर इस बार 5 में से 4 टूट रहे हैं जो कि जेडीयू के साथ जा रहे हैं। दोस्तों इसी से जुड़ी एक खबर मैं आपको दिखाऊं कि खबरों के मुताबिक नीतीश ने इसकी जिम्मेदारी दरअसल एआईएम विधायक मुर्शिद आलम को दी थी और उसकी खुशखबरी आई है। आने वाले दिनों में इसका आधिकारिक ऐलान होना है। मगर फिर ओवैसी क्या करेंगे? अभी तक ओवैसी चुप है, उनकी पार्टी चुप है, खुद जिन विधायकों के बारे में खबरें आई वो विधायक चुप है। मगर बिहार से दिल्ली तक 2 तरफा हंगामा मचा है। तो आखिर अगर ऐसा हो रहा है तो किसके आधार पर? क्या नीतीश कुमार के पास में जो 6 पद खाली हैं मंत्री परिषद में से, उन पर बार्गेनिंग हुई है? दोस्तों खबरों के मुताबिक ओवैसी के विधायक मुर्शिद आलम और बाकी 3 में से 1 कोई मंत्री बनेंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक मोहम्मद मुर्शिद आलम ने खुले मंच से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की खबर देके लिखा है। उन्होंने नीतीश कुमार को अपना राजनीतिक गुरु बताते हुए कहा कि बिहार की राजनीति में उन्हें आगे बढ़ाने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अहम योगदान रहा है। मुर्शिद आलम का यह बयान कई सियासी संभावनाओं को बल दे रहा है, खासतौर पर तब जब 2020 में ओवैसी की पार्टी के 4 विधायक आरजेडी में शामिल हुए थे। जोकीहाट से विधायक मुर्शिद आलम कहते हैं कि मैं दूसरे दल में जरूर हूं, लेकिन नीतीश कुमार के एहसान को कभी नहीं भूल सकता। नीतीश कुमार के लिए कुछ भी कर सकता हूं, मैं एहसान फरामोश नहीं हूं। दोस्तों एआईएम विधायक मुर्शिद आलम ने खुलकर कहा कि नीतीश कुमार किस तरह उन्हें राजनीति में लाए। 2014 में मुझे नीतीश कुमार ने जेडीयू में शामिल कराया, वही मुझे राजनीति में लाए थे। मुर्शिद आलम ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात भी की। यह स्पष्ट किया कि जरूरत पड़ने पर
आने वाले दिनों में नीतीश कुमार से वो कोई बड़ा काम भी करवाएंगे। फिलहाल वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए मुख्यमंत्री से मिले हैं। इस बीच में जब खुद मुर्शिद आलम के अकाउंट से जो खबर आई सामने, हालांकि ये खबर तो मुलाकात से जुड़ी हुई है, लेकिन इसी खबर के मायने बहुत सारे निकाले जा रहे हैं। यानी कि मुर्शिद आलम का ओवैसी के विधायक का नीतीश कुमार से मुलाकात, और उस मुलाकात के पीछे भले ही उसके बारे में जो कुछ खबरें दिखाई और बताई जा रही हों, लेकिन उस खबर के पीछे की खबर पर राजनीतिक पंडित मायने निकाल रहे हैं, कड़ियां जोड़ रहे हैं। उनके अकाउंट से लिखा गया कि विधायक मुर्शिद आलम साहब ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मुलाकात कर जो कि हाट के 2 बड़े मुद्दों पर विस्तार से बात की। मुख्यमंत्री ने उनको लेकर के, उनकी मांगों को लेकर गंभीरता से सुना, आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। विधायक मुर्शिद आलम की कोशिश जो कि हाट का हर काम तेजी से हो, हर समस्या का समाधान हो, जैसा कि उन पर अकाउंट पर यह लिखा गया। दोस्तों, आप जानते हैं कि बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड लहर के बावजूद मुर्शिद आलम जो कि हाट से जीतने में सफल रहे। जेडीयू के मंजर आलम को 28,000 से ज्यादा वोटों से हराया। 2025 के चुनाव में भी ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीती। मुर्शिद आलम, प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान, गुलाम सरवर आलम, मोहम्मद तौसीफ और 2020 के पिछले चुनाव में ओवैसी की पार्टी के 5 में से 4 विधायक जैसा कि आरजेडी में शामिल हुए थे। सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान जिनका ईमान बचा था। ऐसे में मुर्शिद आलम की ओर से सीएम नीतीश कुमार की खुलकर तारीफ एआईएम के भीतर भी तमाम प्लेटफॉर्म पर टूटने का संकेत दे रहा और चर्चाएं चल रही है। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार की जेडीयू दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के जो उभरी और पहले नंबर की पार्टी बीजेपी हुई। लेकिन अगर इन अटकलों को, इन खबरों को जो कि सुबह सुबह आई हैं, इनको अगर मान लिया जाए कि इनमें सत्यता है, तो अगर अख्तरुल ईमान को छोड़कर बाकी लोग मंत्रिपरिषद की चाहत में जेडीयू में शामिल हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि 85 + 4 89, और उसमें अगर एक बीएसपी का शामिल हो रहा है जैसा कि कहा जा रहा है, तो फिर ये 90, यानी कि बीजेपी से 1 सीट ज्यादा। तो अगर ऐसी स्थिति हो चुकी है तो फिर ऐलान करने में हर्ज क्या है? यह भी तमाम तरह की कील काटी दुरुस्त किया जाना बाकी है। दोस्तों, एक तरफ जहां पर बंगाल की चुनावी बिसात, जिस चुनावी बिसात पर भारतीय जनता पार्टी बिहार से भी ज्यादा तन मन धन सब कुछ निछावर करने जा रही है, यानी कि बाय हुक बाय क्रुक, तो ये बहुत छोटी सी चीज होगी। सब कुछ जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं, वो बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उसके साथ में उतरने को तैयार है। और उसी बंगाल में ओवैसी उसी हुमायूं कबीर के साथ में चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है, जिस हुमायूं कबीर ने कथित तौर पर दिल्ली के आकाओं के और दिल्ली से फंडिंग के इशारे पर उसने बाबरी मस्जिद का शिलान्यास कराया। तो क्या इस कोशिश के जरिए ममता को बैकफुट पर डाल करके 74 मुस्लिम बहुल सीटों पर सेतबारी में कामयाब हो पाएंगे? दोस्तों, ये कामयाब हो पाए ना हो पाए, मगर नीतीश कुमार के बारे में जो खबरें आई कि जिस तरीके से उन्होंने ओवैसी के विधायकों को तोड़ने के लिए इन्हीं मुर्शिद आलम को जिम्मेदारी सौंपी थी, क्योंकि ये जेडीयू में रह चुके हैं 2014 में, तो क्या वाकई ये सब संभव हो चुका है या अभी इंतजार करना होगा? ऐसी स्थिति में एक तरफ जहां पर चंद घंटे पहले कल देर शाम तक जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की भद्र पिटी, जिस तरीके से मोदी शाह समेत पूरा बीजेपी का कुनबा बैकफुट पर देखा, संसद से लेकर सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया तक, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया या फिर उस गटर मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं, जो जितना सत्ता भी नहीं चाहता कि उसकी चाटुकारिता की जाए, उससे आगे 3 फीट जबान लपलपा करके उसके बारे में करते हैं। लेकिन जिस अंदाज में पहली बार खुद मोदी की जिस तरीके से बेइज्जती हुई, क्योंकि मोदी तो खुद को राजनीति का अमिताभ बच्चन समझते हैं, जिस तरीके से, जिस अंदाज में वंदे मातरम के रचयिता को दा लगा करके बात कर रहे थे, और तभी संसद में टोका गया कि क्या कर रहे हैं आप, जरा इज्जत से, तमीज से। उन्होंने कहा सॉरी गलती हुई। और मैंने पिछले शो में आपको दिखाया था कि कैसे मोदी जी वहां पर फिसलते नजर आए। तो एक तरफ जहां पर इतनी सब घबराहट, दबाव और बैकफुट पर होने के बीच बीजेपी को अगर बिहार में ये अगर झटका लगता है, यानी ऑपरेशन लोटस के मुकाबले अगर नीतीश का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है, तो फिर आने वाले दिनों के लिए इसके मायने
काफी बड़े होंगे। आपकी राय क्या है, जरूर लिखें।